फाइट क्लब मतलब एक ऐसी फिल्म है ना जिसे या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं समझते। बिल्कुल। रिलीज के इतने सालों बाद भी ये उतनी ही ताज़ा और उतनी ही विवादास्पद लगती है। आज हमारे पास इस फिल्म की कहानी की एक बहुत गहरी पड़ताल है, लेकिन हम सिर्फ कहानी दोहराने नहीं वाले। सही कहा। हमारा मकसद ये जानना है कि ये कहानी आज के दौर में इतनी ज़रूरी क्यों लगती है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म, पहचान का संकट और आज के समाज में जो मर्दों पर दबाव है, ये कहानी हमें अपने बारे में क्या बताती है। तो चलिए सतही बातों से आगे बढ़ते हैं और इस कहानी की उन परतों को खोलते हैं जो आज भी लोगों को मतलब बेचैन कर देती हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के हीरो से, जिसका कोई नाम तक नहीं है। तो कहानी का जो हीरो है, हम उसे नैरेटर ही कहेंगे। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जो बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अच्छी नौकरी है, अच्छा अपार्टमेंट, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला है। बिल्कुल उसे नींद नहीं आती, इंसोम्निया है। और वो अपना खालीपन भरने के लिए क्या करता है, आइकिया के फर्नीचर और महंगी चीजें खरीदता है, जैसे अपनी पहचान किसी कैटलॉग से बना रहा हो। हाँ। और ये कहानी की सबसे पहली और मतलब सबसे गहरी चोट है। ये सिर्फ इंसोम्निया नहीं है, ये एक रूहानी बीमारी है। अच्छा। नरेटर उन लाखों लोगों का प्रतीक है जो सोचते हैं कि सही सोफा या सही कार खरीदने से उनकी जिंदगी में कोई मतलब आ जाएगा। लेकिन उपभोक्तावाद का ये वादा ही झूठा है। मतलब आप जितनी ज्यादा चीजें खरीदते हैं उतना ही खाली महसूस करते हैं। बिल्कुल। और इसी खालीपन से बचने के लिए वो एक बहुत अजीब रास्ता अपनाता है। वो कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के सपोर्ट ग्रुप्स में जाने लगता है, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं है। हाँ। वहां लोगों को रोते हुए देखकर, उनके दर्द को महसूस करके उसे पहली बार सुकून मिलता है। वो सो पाता है। ये कितना अजीब है ना। अजीब है, पर मनोवैज्ञानिक तौर पर इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये दिखाता है कि वो असल में एक इमोशनल कनेक्शन के लिए कितना तरस रहा है। उसकी अपनी जिंदगी इतनी नकली और बेमानी हो चुकी है कि उसे दूसरों के असली दर्द में जाकर ही कुछ महसूस होता है। वो एक तरह से दूसरों की भावनाएं उधार ले रहा है, क्योंकि उसकी अपनी भावनाएं मर चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। ये आधुनिक अकेलेपन का एक चरम उदाहरण है। और तभी उसकी इस झूठी दुनिया में मार्ला सिंगर की एंट्री होती है, जो उसकी तरह ही इन ग्रुप्स का फायदा उठा रही है। मार्ला का होना ही नैरेटर के लिए एक आईने जैसा है। हाँ, जो उसे उसकी धोखेबाजी की याद दिलाता है और उसका सारा सुकून फिर से चला जाता है। और इसी बेचैनी के बीच उसकी मुलाकात होती है टाइलर डर्डन से। हाँ, टाइलर डर्डन, एक हवाई जहाज में। और टाइलर वो सब कुछ है जो नैरेटर नहीं है। अगर नैरेटर समाज के नियमों में जकड़ा हुआ एक सीधा साधा इंसान है, तो टाइलर पूरी तरह से आजाद है। एकदम। वो साबुन बेचता है, फिल्मों में सिंगल फ्रेम की अश्लील तस्वीरें डालता है और उसे सिस्टम की कोई परवाह नहीं है। वो सब कुछ है जो नैरेटर बनना चाहता है पर बन नहीं सकता। बिल्कुल। और फिर एक रात जब नैरेटर का अपार्टमेंट एक धमाके में उड़ जाता है, उसका सारा आइकिया वाला सामान जलकर राख, जिन चीजों से वो अपनी पहचान बना रहा था, वो सब खत्म। तब वो टाइलर को फोन करता है और एक बार के बाहर टाइलर उससे एक बहुत ही अजीब चीज मांगता है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी ताकत से मारो। और यहीं से फाइट क्लब का जन्म होता है। पर सवाल यह है कि लड़ाई है किस बारे में? क्या यह सिर्फ गुस्सा निकालने का एक तरीका है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। वो लड़ाई जीतने या हारने के लिए नहीं है, वो महसूस करने के लिए है। महसूस करने के लिए। हाँ, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ वर्चुअल और बनावटी है, दर्द ही एकमात्र असली चीज लगती है। फाइट क्लब इन लोगों के लिए एक तरह की थेरेपी है। ये उन्हें याद दिलाता है कि वे जिंदा हैं। तो ये एक तरह का विद्रोह है अपनी ही बेजान जिंदगी के खिलाफ। और इसके नियम भी बहुत दिलचस्प हैं। फाइट क्लब का पहला नियम, आप फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करते। दूसरा नियम, आप फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करते। ये गोपनीयता क्यों? क्योंकि ये इसे एक पवित्र जगह बनाती है। ये उन पुरुषों के लिए एक गुप्त समाज है जिन्हें अपनी भावनाओं, अपने गुस्से, अपनी कमजोरियों को व्यक्त करने का कोई और रास्ता नहीं दिया गया है। सही बात। समाज उनसे कहता है कि मजबूत बनो, शिकायत मत करो। फाइट क्लब उन्हें हिंसक तरीके से ही सही पर अपनी भड़ास निकालने की इजाजत देता है। ये तो एक विरोधाभास है, जहां आप मार खाकर मजबूत महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों के बीच की लड़ाई तक ही नहीं रहता। धीरे धीरे ये एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक आंदोलन में बदल जाता है। प्रोजेक्ट मेहम।
हाँ, और ये बदलाव बहुत जरूरी है। फाइट क्लब व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में था। प्रोजेक्ट मेहम वो सामाजिक और राजनीतिक विनाश के बारे में है। मतलब अब ये सिर्फ अपना दर्द महसूस करने के बारे में नहीं है। नहीं, अब ये उस सिस्टम को चोट पहुंचाने के बारे में है जो ये दर्द पैदा कर रहा है। प्रोजेक्ट मेहम के जो सदस्य हैं वो अपनी पुरानी पहचान मिटा देते हैं। वो सिर मुंडवा लेते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और आंख बंद करके टाइलर के आदेशों का पालन करते हैं। उनका लक्ष्य है उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रतीकों को नष्ट करना, कॉर्पोरेट आर्ट को तोड़ना, बैंकों को धमकाना। ये तो अराजकता है। संगठित अराजकता। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा और विवादास्पद सवाल उठता है कि क्या फिल्म इस अराजकता का समर्थन कर रही है? हाँ, कई आलोचक प्रोजेक्ट मेहम को एक फाशिस्ट आंदोलन की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। अच्छा। सोचिए, एक करिश्माई नेता मतलब टाइलर, वर्दी पहने अनुयायी जो सवाल नहीं करते, और व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए एक हिंसक मिशन। फिल्म बहुत ही खतरनाक लाइन पर चलती है। मतलब वो आपको टाइलर के तर्कों से सहमत होने के लिए उकसाती है। बिल्कुल, कि हम अपनी नौकरियों से, अपनी संपत्ति से ज्यादा हैं। जी। लेकिन फिर वो उस विचारधारा का भयानक नतीजा भी दिखाती है। और इसी प्रोजेक्ट मेहम के बीच नैरेटर का कंट्रोल वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो सिर्फ एक दर्शक है और टाइलर ही सब कुछ चला रहा है। उसे चीजें बाद में पता चलती हैं। वो हमेशा एक कदम पीछे रहता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, क्योंकि नरेटर कहानी का एक भरोसेमंद सूत्रधार नहीं है। वो हमें वही बता रहा है जो वो जानता है, लेकिन वो खुद ही पूरी सच्चाई से अनजान है। हाँ, और वो सच्चाई ये है कि टाइलर डर्डन असली है ही नहीं। वो नैरेटर का ही एक दूसरा व्यक्तित्व है, एक स्प्लिट पर्सनालिटी। इसका मतलब वो अपार्टमेंट का धमाका, फाइट क्लब की शुरुआत, प्रोजेक्ट मेहम, ये सब नरेटर ही कर रहा था जब उसे लगता था कि वो सो रहा है। हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में समझें तो टाइलर नैरेटर के इड का मूर्त रूप है। मतलब फ्रॉइड के अनुसार मन का वो हिस्सा जो बिना किसी नियम के सिर्फ अपनी आदिम इच्छाएं पूरी करना चाहता है। और नैरेटर की जिंदगी वो सुपर ईगो यानी समाज और नैतिकता के नियमों से दबी हुई थी। जब वो इस दबाव को और नहीं सह सका तो उसके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए टाइलर को बना दिया, एक ऐसा व्यक्तित्व जो बिना किसी डर के जी सकता था। ये तो दिमाग को हिला देने वाली बात है। इसका मतलब है कि उसकी पूरी लड़ाई किसी बाहरी सिस्टम से थी ही नहीं, बल्कि खुद से थी। वो अपनी ही बनाई हुई एक छवि से लावा था। और यही फिल्म का असली सार है। प्रोजेक्ट मेहम का अंतिम लक्ष्य है क्रेडिट कार्ड कंपनियों की इमारतों को उड़ाकर पूरे वित्तीय सिस्टम को रीसेट करना। और जब नैरेटर को ये पता चलता है तो वो इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो टाइलर से लड़ नहीं सकता क्योंकि टाइलर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो उसी का हिस्सा है। तो टाइलर को रोकने का एक ही तरीका है, खुद को रोकना। और अंत में वो यही करता है। वो अपने मुंह में बंदूक रखकर गोली चला देता है, मरने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के टाइलर को मारने के लिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली पल है। वो शारीरिक हिंसा से मानसिक हिंसा पर काबू पाता है। गोली उसके गाल से निकल जाती है और जब वो आंखें खोलता है तो टाइलर जा चुका होता है। उसने अपने व्यक्तित्व के दोनों हिस्सों को एक कर लिया है। हाँ, नैरेटर की जिम्मेदारी और टाइलर की आजादी, वो पूरा हो गया है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसने। और अंत में मार्ला उसके पास आती है, वो उसका हाथ पकड़ता है और वे दोनों खिड़की से बाहर उन इमारतों को ढहते हुए देखते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट मेहम ने निशाना बनाया था। और नैरेटर मार्ला से कहता है, तुम मुझसे मेरी जिंदगी के एक बहुत ही अजीब समय में मिली। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। कोई साफ जवाब नहीं, कोई नतीजा नहीं। बिल्कुल। अंत हमें ये नहीं बताता कि नैरेटर ने सही किया या गलत। क्या समाज का विनाश एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक तबाही? फिल्म इसका फैसला दर्शक पर छोड़ देती है। तो इतने विश्लेषण के बाद ये कहानी हमें किस सोच के साथ छोड़ जाती है? ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आधुनिक समाज, उपभोक्तावाद और ये जो सामाजिक दबाव हैं हमें भावनात्मक रूप से खोखला कर रहे हैं, तो क्या इसका समाधान व्यवस्था को नष्ट करने में है जैसा टाइलर चाहता था? या ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी है कि अगर हम अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे तो वो बाहर की दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती हैं। शायद असली फाइट क्लब हमारे दिमाग के अंदर ही है और हमें हर रोज ये तय करना होता है कि हम नैरेटर हैं या टाइलर।